Hello students, how are you all? So our today's chapter is Ishwaran the Storyteller by R.K. Lakshman. It's taken from the ninth class. Ninth class की जो सप्लीमेंट्री रीडर मोमेंट्स बुक है उसका ये तीसरा चैप्टर है आपका ईश्वरन द स्टोरी टेलर और इसके राइटर है आर के लक्ष्मण। आर के नारायण वेल नोन राइटर रहे हैं हमारे साउथ के इंग्लिश इंडियन राइटर। वैसे तो बेसिकली आर के लक्ष्मण जो थे वो कार्टूनिस्ट थे, उनके ब्रदर थे आर के नारायण के, लेकिन ये लिखते भी रहे हैं और दोनों भाई बहुत ही आर्टिस्टिक डायमेंशन के बहुत ही अच्छे कलाकार रहे हैं, लेखक और कार्टूनिस्ट भी। तो इस कहानी के अंदर ईश्वरन द स्टोरी टेलर का मतलब होता है कहानी सुनाने वाला व्यक्ति। एक कहानीकार कह लो या जो कहानी का वर्णन करता है, एक नरेटर कह लो। ईश्वरन एक ऐसा करेक्टर है इस स्टोरी के अंदर हमारे पास जो कहानियाँ बना करके प्रस्तुत करता है, जो पढ़ता भी है तमिल लिटरेचर को और उसके अंदर जो चीज़ें वो देखता है उनको रियल लाइफ के इंसिडेंट्स के साथ जोड़ करके प्रस्तुत करता है, उनको भाव भंगिमाओं के साथ बढ़ा चढ़ा करके। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आपको ऐसे मिलेंगे कि किस प्रकार वो स्टोरी बना करके प्रस्तुत करता है। तो लेट्स रीड द चैप्टर। हम बाकी की चीज़ें इस चैप्टर में ही देखते हैं कि किस प्रकार ईश्वरन को प्रेजेंट किया गया एक स्टोरी टेलर के रूप में। तो पेज नंबर 12 निकाल लीजिए अपनी बुक्स का। ईश्वरन द स्टोरी टेलर, पेज नंबर 12। One night, Mahendra woke up from his sleep and saw a dark, cloudy form. He broke out into a cold sweat. Was it a ghost? बिल्कुल कहानी की शुरुआत में ये कहता है कि एक रात महेंद्र नींद से जागा और उसने एक काली बादल जैसी आकृति देखी। उसे पसीना आने लगा, ठंडा पसीना आने लगा। क्या यह भूत था? यानी कि कहानी कुछ भूता होने वाली है। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय यंग मैन महेंद्र बाय नेम। ये कहानी जो है गणेश नाम के व्यक्ति को महेंद्र नाम के एक युवक द्वारा सुनाई गई है। यानी कि इस स्टोरी में ईश्वरन द स्टोरी टेलर आगे आएगा। कहानी की शुरुआत है, जो महेंद्र है वो ये बात गणेश को सुना रहा है। He was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisors at various types of construction sites, factories, bridges, dams, and so on. Mahendra's job was to keep an eye on the activities at the work site. He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office, from a coal mining area to a railway bridge construction site, from there after a few months to a chemical plant which was coming up somewhere. ये कहानी गणेश को महेंद्र नाम के एक युवक ने सुनाई। वह एक ऐसी कंपनी में कनिष्ठ पर्यवेक्षक था, एक जूनियर सुपरवाइज़र था, जो कि विभिन्न प्रकार के निर्माण स्थलों जैसे कारखाने, पुल आदि पर इस तरह के सुपरवाइज़र अवेलेबल करवाती थी, उपलब्ध करवाती थी। महेंद्र का काम जो साइट्स थी, जो कार्यस्थल था, उसके ऊपर गतिविधियों पर नज़र रखना था, जैसे कि सुपरवाइज़र देखता है। सुपरवाइज़र का काम ही उस कंस्ट्रक्शन पे हो रहे कार्य को देखना होता है। उसे अपने मुख्यालय के आदेशानुसार समय समय पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था, फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। जैसे कि ये कह रहा है कि कोयला खदान से रेलवे पुल निर्माण स्थल तक, और वहाँ से कुछ घंटों बाद किसी निर्माणाधीन रासायनिक संयंत्र तक। केमिकल प्लांट रासायनिक संयंत्र है ये। रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन ये आपका रेलवे पुल निर्माण है। और ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन। ऑर्डर के हिसाब से उसको इधर उधर जाना पड़ता था, जो भी उसकी कंपनी का आदेश होता था। So come to the page number 13. He was a bachelor. He needs
His needs were simple and he was able to adjust himself to all kind of odd conditions, whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry. But one asset he had was his cook, Ishwaran. The cook was quite attached to Mahendra and followed him uncompellingly wherever he was posted. He cooked for Mahendra, washed his clothes, and chatted away with his master at night. He could weave out endless stories and anecdotes on varied subjects. महेंद्र जो है ही वाज अ बैचलर, वो अविवाहित था, शादी नहीं हुई थी। उसकी ज़रूरतें बहुत साधारण थी और वह हर तरह की परिस्थितियों में अपने आप को ढाल लेता था। हिमसेल्फ टू ऑल काइंड ऑफ ऑड कंडीशंस, किसी भी तरह की परिस्थिति हो वो उसमें अपने आप को ढाल लेता था, चाहे वो कम सुविधाओं वाला सर्किट हाउस हो या पत्थर की खदान के बीच में बना अस्थायी तंबू हो। लेकिन उसकी खासियत जो थी, वन एसेट ही हैड वाज हिज कुक, उसकी खासियत थी उसका रसोइया ईश्वरन, जो हमेशा उसके साथ रहता था। जहाँ भी उसकी बदली होती, जहाँ भी उसका तबादला होता, वह बिना शिकायत किए उसके साथ हो जाता था। द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्रा एंड फॉलोड हिम अनकम्पेलिंगली, बिना कंप्लेन किए हुए, वेर एवर ही वॉज पोस्टेड, जहाँ भी वो जाता था वो बिना शिकायत के उसके साथ हो जाता था। ही कुक्ड फॉर महेंद्रा, ही वॉश्ड हिज क्लॉथ्स, वो उसके लिए खाना बनाता था, उसके कपड़े धोता था और उसको कहानियाँ सुनाता था, उससे बातें करता था, चैटेड एंड ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरीड सब्जेक्ट्स, और वो अलग अलग विषयों पर अनगिनत कहानियाँ और किस्से सुना सकता था। ये उसकी खासियत थी ईश्वरन की। ईश्वरन also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere. In the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles around, he would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. ईश्वरम में जो ईश्वरन था हमारा, उसमें सब्जियां और खाने पकाने की सामग्री पैदा करने की अद्भुत क्षमता थी कि वो कहीं से भी, एक सुनसान इलाके में भी जहाँ मीलों दूर तक कोई दुकान भी दिखाई नहीं देती थी, वो अपना सामान उपलब्ध करा लेता था वहाँ पर, और 1 घंटे के भीतर ही वो जहाँ पहुँचते थे वहाँ पर चमत्कारिक रूप से ताज़ी सब्जियों से बने स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कर लेता था। With fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. 1 घंटे के अंदर अंदर वो कहीं से भी जुगाड़ करके, किसी भी तरह करके ताज़ा खाना तैयार कर देता था। Mahendra would be up early in the morning and leave for work after breakfast, carrying some prepared food with him. Meanwhile, Ishwaran would tidy up the shed, wash the clothes, and have a leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while. It would be lunchtime by then. After eating, he would read for a while before dozing off. The book was usually some popular Tamil thriller running to hundreds of pages. Its imaginative descriptions and narrative flourishes would hold Ishwaran in thrall. कि महेंद्र सुबह जल्दी उठ जाता था। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट के बाद वो अपने काम पर निकल जाता था। इसी बीच ईश्वरन शेड की सफाई करता, वो टाइडी अप द शेड, वॉश द क्लॉथ्स, कपड़े धोता, एंड हैव लेजरली बाथ, और उसके बाद वो एक बढ़िया वाला आराम से अपना नहाना धोना करता, स्नान करता, और सिर पर कई बाल्टी पानी डालता, और जब वो नहाता था तो प्रार्थना करता रहता था। मटरिंग ए प्रेयर ऑल द वाइल, पूरे टाइम प्रार्थना बोलता रहता था। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, तब तक दोपहर के भोजन का समय हो जाता था। आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, फिर उसके बाद वो भोजन करने के बाद
थोड़ी देर पढ़ता और फिर सो जाता। जो किताब वो पढ़ता था वो आमतौर पर कोई लोकप्रिय तमिल थ्रिलर होती थी जो सैकड़ों पेजेस की होती थी, 100 पेजेस, सैकड़ों पेजेस की होती थी। तमिल भाषा में थ्रिल स्टोरीज होती थी। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड नैरेटिव वुड फ्लोरिशेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रिल, कि वो उनके कल्पनाशील वर्णन और अलंकरण जो था उसकी जो डिस्क्रिप्शंस थी भाषा की, उसके अंदर की किस तरह की कल्पनाएं की गई थी और किस तरह के अलंकार यूज किए गए थे, वो उसको मंत्र मुग्ध कर देते थे ईश्वरन को। यानी कि उसको बहुत अच्छी लगती थी वो किताबें तमिल थ्रिल वाली, उनको पढ़ करके बड़ा मजा आता था। His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. उसकी खुद की जो वो किस्से सुनाता था वो भी तमिल लेखकों की रचनाओं से बहुत प्रभावित होते थे जिनको वो पढ़ता था। यानी कि जिस तरह की वो स्टोरीज पढ़ता था वो खुद की कहानियां भी उस तरह की बना करके प्रस्तुत करता था। When he was narrating even the smallest of incidents, जब वो छोटी कोई बात भी बताता, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account. For example, instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, he would say कि वो बड़ा वर्णन करता था, उसको वो सस्पेंस और एक आश्चर्य के साथ कोशिश करता था भी उसमें जोड़ करके प्रस्तुत करे। फॉर एग्जाम्पल ये कहते हैं कि जैसे सपोज करो कि रास्ते में एक पेड़ उखड़ा हुआ पड़ा है, उसके बारे में उसको बताना है। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टीड ऑफ सेइंग दैट ही हैड अक्रॉस एन अप्रूटेड ट्री ऑन द हाईवे, ये कहने की बजाय कि रास्ते में उसको एक पेड़ पड़ा हुआ मिला रोड पर, ही वुड से वो कहता विद आईब्रोज सुटेबली आर्क्ड एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन अ ड्रामेटिक गेस्चर। इसकी बजाय वो अपनी भौहें चढ़ाता, हाथों को नाटकीय अंदाज में फैलाता और फिर कहता द रोड वाज डेजर्टेड एंड आई वाज ऑल अलोन, कि सड़क सुनसान थी और उस पर मैं बिल्कुल अकेला था। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन एनॉर्मस बुशी बीस्ट लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड, कि तभी अचानक क्या देखता हूँ मैं कि एक बहुत विशालकाय झाड़ी नुमा एक दैत्य जो है ऐसी आकृति रोड के ऊपर बिछी हुई है या रोड के ऊपर है। आई वॉज हाफ इंक्लाइन टू टर्न एंड गो बैक, वो कहते हैं कि मेरा ऐसा मन कर रहा था कि उसको देख करके मैं वापस मुड़ जाऊं, लेकिन बट एज आई कम क्लोजर, मैं जैसे ही नज़दीक आया, आई सा दैट इट वाज फॉलन ट्री, नज़दीक आता हूँ तो देखता हूँ कि एक पेड़ गिरा पड़ा है विद इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, और उसकी सूखी टहनियाँ जो है वो फैली हुई है, शाखाएं जो फैली हुई है। यानी वो इस तरह से प्रस्तुत करता था कि एक रास्ते में एक पेड़ पड़ा है, ये सीधा बताने की बजाय वो नाटकीय अंदाज में पहले अपना आप को एक एक्टर की तरह तैयार करता, फिर अपना चेहरे की बनावट करता, फिर हाथों से जेस्चर्स बना करके प्रस्तुत करता। जैसे ये बता रहा है कि मैं रास्ते पे सुनसान इलाके पे अकेला आ रहा था, सड़क पर कोई नहीं था, मैंने वहाँ देखा कि एक बहुत विशाल आकृति सड़क के ऊपर दिखाई दे रही है जैसे कोई दैत्य हो, और मेरा मन किया कि मैं वहाँ से वापस लौट जाऊँ, लेकिन धीरे धीरे जब मैं नज़दीक गया तो मैं देखता हूँ कि वहाँ एक पेड़ गिरा। उसी बात को ये इतने नाटकीय अंदाज में कहते हैं। महिंद्रा वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवास चेयर एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल्स अनक्रिटिकली। महेंद्र अपनी कैनवास की कुर्सी पर आराम से लेटकर ईश्वरन की कहानियाँ जो है बिना किसी आलोचना के सुनता था। यानी कि वो किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करता था। जब ईश्वरन महेंद्र को कहानी सुनाता था वो सुनता रहता था चुपचाप, उसी कहानी में उसको इंटरेस्ट लेता था और उसको बड़े मजे से सुनता था। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर, ईश्वरन वुड बिगिन। There is a richly wooded forest all around. The logs are hauled onto the lorries by elephants. They are huge, well-fed beasts. When they turn wild, even the most experienced Mahavat is not able to control them. After this prologue, Ishwaran would launch into an elaborate anecdote involving an elephant. अब ये डायलॉग है कि मैं जिस जगह से आता हूँ वह लकड़ी के लिए मशहूर है। ईश्वरन अपनी बात शुरू करता, इस प्रकार से शुरू करता जैसे वो बता रहा है कि मैं जिस जगह से आता हूँ वो लकड़ियों के लिए मशहूर है, चारों ओर घना जंगल है,
There is a richy wooden forest all around. The logs are hauled on the lorries by elephants. हाथियों द्वारा लकड़ियों को ट्रकों पर लादा जाता है। वे विशालकाय तंदुरुस्त जानवर होते हैं और जब वे बेकाबू हो जाते हैं तो सबसे अनुभवी महावत भी उन्हें काबू नहीं कर पाता। इस प्रकार की वो भूमिका बना लेता था। आफ्टर दिस प्रोलॉग ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन इलेबरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। इस प्रकार इस भूमिका के बाद ईश्वर हाथी से जुड़ा एक विस्तृत किस्सा सुनाना आरंभ कर देता। क्या किस्सा सुनाता है? पेज नंबर 14 पे देखिए, सेकंड पैराग्राफ। वन डे ए टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड एंड बिगेन टू roam about, stamping on bushes, tearing up wild creepers, and breaking branches at will. You know, sir, how an elephant behaves when it goes mad. कहता है कि एक दिन एक हाथी लकड़ी के गोदाम से भाग निकला और इधर उधर भटकने लगा, झाड़ियों को रौंदने लगा, जंगली लताओं को उखाड़ने लगा और मनमर्जी से डालियां तोड़ने लगा। आप जानते ही हैं महोदय, महेंद्र को सुना रही है कि आप जानते ही हैं, यू नो सर, हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड, कि एक हाथी किस प्रकार का व्यवहार करता है जब वो पागल हो जाता है। ईश्वरन वुड गेट टू कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर एंड जंप अबाउट। अपनी कहानी सुनाते हुए ईश्वरन जो था वो एकदम से रोमांचित हो उठता और उस कहानी में खो जाता था और फर्श से उठकर उछलने लगता। स्टैम्पिंग हिज फीट एंड इम्यूलेशन ऑफ द मेड एलिफेंट, और अपने पैरों को इस प्रकार पटकता जमीन के ऊपर जैसे पागल हाथी की नकल कर रहा हो। पागल हाथी जैसे पैरों को पटकता है उस तरह से वो कहानी सुनाने लगता। आगे क्या कहता है? द एलिफेंट रीच्ड द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक्स। वो कहता है कि वो हाथी जो था हमारे कस्बे के बाहरी इलाके तक पहुंच गया और जो बाढ़ लगी थी उसको माचिस की तीलियों की तरह तोड़ता हुआ। फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक्स, ही वुड कंटिन्यू, वो लगातार बताता जा रहा है ईश्वरन। इट केम इन टू द मेन रोड एंड स्मेश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स, मड पोट्स एंड क्लॉथ्स। पीपल रेन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक। वो कहता है कि वह मुख्य सड़क पर आ गया और उसके बाद फल, मिट्टी के बर्तन, कपड़े बेचने वाली सभी प्रकार की दुकानों को उसने तोड़ दिया और लोग दहशत के मारे इधर उधर भागने लगे। पीपल रेन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, लोग डर के मारे, दहशत के मारे इधर उधर भागने लगे। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड ए स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग। और उसके बाद हाथी जो है स्कूल के ग्राउंड में चला गया जहाँ पर बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग टफ द ब्रिक वॉल, ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, ईंटों की दीवार को तोड़ते हुए हाथी अंदर घुस गया। ऑल द बॉयज रैन इनटू क्लासरूम्स एंड शट द डोर्स टाइट। बच्चे क्लासों में भाग गए, उन्होंने दरवाजे मजबूती से बंद कर लिए। द बीस्ट ग्रंटेड एंड wandered about, pulling out the football goalpost, tearing down the volleyball net, kicking and flattering the drum kept for water and uprooting the shrubs। और उसके बाद बच्चों ने अपने कमरे बंद कर लिए और हाथी जो है वो चिंगाड़ता हुआ इधर उधर भाग भटकता रहा। फुटबॉल का गोल पोस्ट उखाड़ दिया, वॉलीबॉल का जाल तोड़ दिया, पानी के ड्रम को लात मार कर चपटा कर दिया और झाड़ियों को उखाड़ दिया। Meanwhile, all teachers had climbed up to the terrace of the school building. From there, they helplessly watched the depredations of the elephant. अब सभी टीचर जो थे इसी बीच में, meanwhile all the teachers, सभी टीचर जो थे बेचारे डर के मारे जो स्कूल की बिल्डिंग थी उसकी छत पर चढ़ गए और वहाँ से वे हेल्पलेसली हाथी को उत्पात मचाते हुए देखते रहे। There was not a soul below on the ground. जमीन पर कोई नहीं था। The streets were empty as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared. वो कहते हैं कि वहाँ तो ज़मीन पर तो कोई था ही नहीं, इसके अलावा सड़कें भी सुनसान थी उस हाथी के डर से, मानो पूरे कस्बे के निवासी अचानक गायब हो गए हो। ईश्वरन सुना रहे हैं कि उस हाथी के डर से सब लोग गायब हो गए। I was studying in the junior class at that time and was watching the whole drama from the rooftop. ये कहता है कि मैं उस टाइम छोटी क्लास में पढ़ता था। जूनियर क्लासेस मीन छोटी क्लासें जो होती है प्राइमरी तक की, उनमें पढ़ रहा था और छत से सारा तमाशा देख रहा था। I don't know what came over me suddenly. I grabbed a cane from the hands of one of the teachers and ran down to the
स्टेयर्स इनटू द ओपन। कहता है कि मेरे अंदर पता नहीं क्या इस तरह का हरकत हुई, क्या इस तरह की शक्ति आई अचानक से। मैं एक शिक्षक के हाथ से, एक टीचर के हाथ से जो छड़ी थी, जो केन था, एक बेंत था, वो उसके हाथ से छीन लिया और सीढ़ियों से नीचे दौड़कर खुले में आ गया। स्टेयर्स इनटू द ओपन। द एलिफेंट ग्रंटेड एंड menacingly swung a branch of tree which it held in its trunk। कहता है कि जब मैं नीचे आया तो हाथी मेरे पर गुर्राया, एक तरह से वो चिंगाड़ा, और उसने अपनी सूंड में एक पेड़ की शाखा को पकड़ रखा था और उसको धमकी भरे अंदाज में घुमाया। उसने सूंड घुमाई जैसे मेरे पे हमला करने वाला हो। It swamped its feet, kicking up a lot of mud and dust। और वो कहता है कि उसके बाद उसने अपने पैर पटके जिससे बहुत सारी मिट्टी और धूल उड़ी। It looked frightening, वो बहुत डरावना लग रहा था। But I moved slowly towards it, लेकिन मैं धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ा। Stick in hand, हाथ में छड़ी थी। People were watching the scene, hypnotized from nearby house tops। कि मेरे हाथ में छड़ी थी और मैं धीरे धीरे हाथी की तरफ बढ़ा। पास के घरों की छतों से लोग मंत्रमुग्ध होकर इस दृश्य को देख रहे थे। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, हाथी लाल आंखें करके मुझे देख रहा था। रेडी टू रश टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ झपटने को तैयार था। आई लिफ्टेड इट्स ट्रंक, इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पेटेड लाउडली, उसने अपनी सूंड उठाई और बहुत जोर से चिंगाड़ा। एट दैट मोमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स वेक्ड इट्स थर्ड टॉयनेल ऑन द क्विक। वो कहता है कि इससे पहले कि वो मेरे पे हमला करता, उसने सूंड उठाई और चिंगाड़ा। उसी दौरान मैं आगे बढ़ा और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसको जोर से मारा, यानी कि हाथी के पैर पे मारा। इट्स थर्ड टॉयनेल ऑन द क्विक, कि मैं वहां से बढ़ करके एकदम से आगे बढ़ा और हाथी के ऊपर चोट कर दी। उसके पैर के अंगूठे का तीसरा नाखून उखड़ गया। टॉयनेल ऑन द किक। The beast looked stunned for a moment, then it shivered from head to foot and collapsed। अब जो हाथी था इस चीज को देख करके, मेरे हमले को देख करके, looked stunned, स्तब्ध रह गया। उसके बाद वो कांप उठा। shivered from head to foot, सिर से लेके पांव तक कांपा, and collapsed, और गिर गया। अब इस बात पर ईश्वरन जो है, एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड। ईश्वरन ने कहानी बीच में छोड़ दी, अधूरी छोड़ दी। एंड गेट अप मम्बलिंग, और बुदबुदाते हुए, बुदबुदाते हुए या बड़बड़ाते हुए उठा। आई विल बी बेक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर। महेंद्रा हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग। कि वो बीच में रुक कर कहानी को बीच में छोड़ के बड़बड़ाते हुए कह रहे, मैं गैस जलाकर खाना गर्म करके वापस आता हूँ। महेंद्र जो बड़ी ध्यान से उसको सुन रहा था, वो बेचारा वहीं रुक जाता है, एक तरह से बीच में लटक जाता है। वुड बी लेफ्ट हैंगिंग। व्हेन ही रिटर्न, जब वो वापस आता है, ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे। ईश्वरन वापस आ जाता है लेकिन कहानी को वहां से शुरू नहीं करता जहां तक सुनाई थी उसने कि हाथी गिर गया। महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वाज पेंडिंग। महेंद्र को उसे याद कराना पड़ता है कि भाई कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, उसका कंक्लूजन कुछ निकला नहीं, तो उसको आगे वो करें जो भी है। वेटनरी डॉक्टर उसके बाद वो शुरू करता है। जब महेंद्र उसको याद दिलाता है कि कहानी का अंत अभी बाकी आपने पूरी नहीं की, तो वो बोलता है ओके वेटनरी डॉक्टर वाज समवन टू रिवाइव द एनिमल। कि खैर हाथी जो है बेहोश हो गया, और उसके बाद जो जानवरों का डॉक्टर होता है उसको हाथी को होश में लाने के लिए बुलाया गया। ईश्वरन वुड shrug casually। 2 days later it was led away by its महावत to the jungle। ईश्वरन ने लापरवाही से अपने कंधे उचकाते हुए कहा। ईश्वरन वुड shrug casually, इसका मतलब shrug casually मतलब कंधे उचकाते हुए कहा कि इस तरह से 2 दिन तक उसको होश नहीं आया, और 2 दिन बाद उसका महावत जब उसको होश आ गया तो जंगल में ले गया। महावत बोलते हैं जो हाथी को कमांड करता है, जो हाथी को चलाता है। How did you manage to do it, ईश्वरन? How did you bring down the beast? अब ये महेंद्र कह रहा है कि अच्छा तुमने ये कैसे कर दिखाया ईश्वरन, तुमने इतने बड़े हाथी को, उस राक्षस को कैसे मार गिराया? It had something to do with the Japanese art, I think, sir. Karate or jujutsu, it is called. I had read about it somewhere. It temporarily paralyzes the nervous system, you see।
अब बुडिंग आगते आगे कहता है कि मुझे लगता है सर कि ये जापानी कला से संबंधित है, कराटे या जुजुत्सु कहते हैं इसको, इसके बारे में मैंने कहीं पढ़ा था। इससे क्या होता है कि जो नर्व सिस्टम है, जो तंत्रिका तंत्र होता है, वो अस्थायी रूप से लकवाग्रस्त हो जाता है इस तरह से अटैक करने पर आती पर। नॉट अ डे पास्ड विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस, वेदर द स्टोरी वाज क्रेडिबल और नॉट, महेंद्र एंजॉयड लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ द inimitable way in which it was told। ईश्वर का शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता था जब वह कोई रोमांच, डर या रहस्य से भरी कहानी न सुनाता हो, कहानी चाहे विश्वसनीय हो या न हो। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, महेंद्र जो था उसको एंजॉय करता था, बिना किसी प्रकार की ना नुकर किए उसको सुनता था, क्योंकि ईश्वरन का कहानी सुनाने का अंदाज बड़ा गजब था। और ईश्वरन सीम्ड टू मोर देन मेकअप for the absence of TV in Mahendra's living quarters। और ऐसे लगता था मानो ईश्वरन महेंद्र के कमरे में टीवी न होने की कमी को पूरा कर देता हो, यानी कि महेंद्र को टीवी की जरूरत नहीं थी ईश्वरन के रहते हुए, ईश्वरन ही टीवी वाला, टेलीविजन वाला काम कर देता था। वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्र वाज हैविंग ब्रेकफास्ट, ईश्वरन आस्क्ड, एक दिन जब महेंद्र ब्रेकफास्ट कर रहा था तो ईश्वरन ने उससे पूछा, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टू नाइट सर, कि क्या आज मैं कुछ रात के खाने के लिए कोई विशेष बना दूं। आफ्टर ऑल टुडे इज एन ऑस्पिशियस डे, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशंस वी प्रिपेयर वेरियस डिलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स टुडे सर। वो कहता है कि सर आज के दिन हमारे यहाँ एक रिवाज है, एक परंपरा है कि हम पूर्वजों की आत्माओं को तृप्त करने के लिए तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं। प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट्स, जैसे हमारे यहाँ जो नवरात्रों के बाद श्राद्ध आते हैं, श्राद्ध में पितृ पूजा की जाती है तो अलग अलग पकवान बनाए जाते हैं, उस तरह का कोई मेंशन किया है उसने। दैट नाइट महेंद्र एंजॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर एंड कम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज culinary skills। He seemed very pleased but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural। उस रात महेंद्र ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया था उस रात जो था दैट नाइट महेंद्र एंजॉयड, महेंद्र ने जो ईश्वरन ने बहुत ही बढ़िया खाना बनाया था उसका आनंद लिया, और उसके खाना बनाने की कला जो जिसको पाक कला बोलते हैं हम, उसको बड़ा ही culinary स्किल्स का उसकी प्रशंसा की, और वो बहुत खुश प्रतीत हो रहा था। लेकिन अचानक ही उसने फिर अनएक्सपेक्टेडली, जैसा कि अपेक्षित नहीं था, लॉस्ट इनटू ए मोस्ट गेरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपरनेचुरल, फिर उसने सुपरनेचुरल कहानी सुनाना शुरू कर दिया। सुपरनेचुरल बोलते हैं भूत प्रेतों से संबंधित, आत्माओं से संबंधित, यानी कि जो अलौकिक और पारलौकिक शक्तियाँ जिनको आप बोलते हैं सुपरनेचुरल। वो फिर शुरू हो गया डिनर के बाद। यू नो सर, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वाज वंस अ बरियल ग्राउंड। इस सर महेंद्र को कह रहा है कि सर जहाँ हम रह रहे हैं ना आजकल, ये फैक्ट्री का एरिया जो है किसी टाइम में एक कब्रिस्तान हुआ करता था। ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया। महेंद्र वाज जक्ड आउट ऑफ द प्लीजेंट रेवरी ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील। महेंद्र अब जो था भोजन का आनंद था उससे तो वो बाहर आ गया और उसकी कहानी सुनने लगा। I knew on the first day itself when I saw a human skull lying on the path। ईश्वरन कहता है कि सर मुझे तो पहले दिन ही पता लग गया था जब मैं यहाँ आ रहा था, क्योंकि I saw a human skull lying on the path, मुझे रास्ते में खोपड़ी पड़ी मिली थी। Even now I come across a number of skulls and bones, और अब तो मुझे उसके बाद कई खोपड़ियाँ और हड्डियाँ देखने को मिलती है। ईश्वरन ने आगे कंटिन्यू किया कि जब मैं पहली बार इस जगह आया था तो सर मैंने यहाँ पे खोपड़ी देखी थी, और आगे चित्र में भी दिखाया गया है पेज नंबर 16 पे, ये हड्डियाँ और खोपड़ी पड़ी है, ईश्वरन को दिखाया गया है साथ में। देन पेज नंबर 16, ही वेंट ऑन टू नरेट हाउ ही समटाइम्स सॉ घोस्ट एट नाइट, और उसके बाद वो आगे बात कहता है कि सर कभी कभी रात को भूत भी दिखाई देते थे। I am not easily frightened by these things, sir.
आई एम ए ब्रेव फेलो, कि मैं इनसे डरता तो नहीं हूँ सर आसानी से, क्योंकि मैं बहुत बहादुर हूँ। बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ अ वुमन विच अपीयर्स ऑफ and on at midnight during the full moon. It is an ugly creature with matted hair and a shriveled face like a skeleton holding a fetus in its arms. लेकिन कहते हैं कि जब पूर्णिमा की रात होती है, फुल मून नाइट होती है, तो वो कहता है कि सर एक महिला दिखाई देती है, वो एक लेडीज भूत दिखाई देती है। वो बहुत ही बदसूरत प्राणी है, जिसके बाल उलझे हुए हैं, चेहरा मुरझाया हुआ है, और जैसे कोई कंकाल उसने अपनी बाहों में, भ्रूण, छोटा बच्चा यानी कि एक छोटे बच्चे का कंकाल उसने, होल्डिंग है फीटस इन इट्स आर्म, कि एक उसने छोटा कंकाल, छोटे बच्चे का कंकाल अपनी गोद में ले रखा हो, अपनी बाहों में ले रखा हो। महेंद्रा शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रेदर शार्पली, यू आर क्रेजी ईश्वरन, देर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट और स्पिरिट्स। महेंद्र उस वर्णन को सुनकर कांप उठा और तीखे स्वर में बोला एकदम से कि तुम पागल हो ईश्वरन, भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ये सब तुम्हारी कल्पना है। इट्स ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशंस, तुम्हारी कल्पना है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन एंड मे बी योर हेड एज वेल, यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। उसको डांटता है कि तुम्हारी कल्पना है, तुम अपनी जो पाचन तंत्र है उसकी जांच करवाओ, डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि गट हेल्थ खराब होने पे भी हमारी कल्पनाओं में बुरे सपने हमें दिखने लगते हैं, ये सच है। और वो कहता है इसके साथ साथ तुम्हारी गट हेल्थ यानी कि तुम्हारे पाचन तंत्र के अलावा तुम अपने दिमाग का भी इलाज करवाओ, तुम बकवास कर रहे हो, यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर नाइट एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर अ couple of days, but the next morning he was surprised to find the cook as cheerful and talkative as ever. महेंद्र को लगा था, ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, वो कमरा छोड़ के बाहर निकल गया, सोने चला गया। एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज, उसको लगा था कि अब कुछ दिनों तक ईश्वर रूठा रहेगा। सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज, कि कुछ दिन, 2-4 दिन ये अब नाराज रहेगा। लेकिन अगली सुबह ऐसा नहीं हुआ। महेंद्र को आश्चर्य हुआ कि ईश्वरन जो है पहले की तरह ही हंसमुख और बातूनी रवैये से उसी प्रकार पेश हुआ जैसे हमेशा वो आता है, चीयरफुल एंड अट्रैक्टिव एज एवर। फ्रॉम दैट डे ऑन Mahendra, for all his brave talk, went to bed with a certain unease. Every night he peered into the darkness outside through the window next to his bed. अब ये कहते हैं कि उस दिन के बाद जब वो भूता कहानी सुनाई थी, महेंद्र के अंदर कुछ तब्दीली आने लगी। उसकी तमाम बहादुरी भरी बातों के बावजूद एक अजीब सी बेचैनी उसके साथ होने लगी। वो बेचैनी के साथ सोने लगा और वो अंधेरे में झांकता रहता था। एवरी नाइट ही पीयर्ड इनटू द डार्कनेस, झांकता रहता था। और आउटसाइड थ्रू द विंडो, जो उसकी खिड़की थी अपने बगल में जो थी, विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड, ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वाज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द vicinity, but he could only see a sea of darkness with the twinkling lights of the factory miles away. वो उस खिड़की में से बाहर झाँक करके ये पक्का करता था, उसको लगता था कि बाहर कोई आकृति तो नहीं हिल रही है, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा दिखाई देता था और मीलों दूर कारखाने की टिमटिमाती रोशनी उसे नजर आती थी और कुछ नहीं दिखाई देता था। He had always liked to admire the milk white landscape on full moon nights, but after hearing Ishwaran's story of the female ghost, he avoided looking out of his window altogether when the moon was full. इससे पहले वो पूर्णिमा की रातों में दूध या सफ़ेद आसमान को निहारता रहता था, उसे बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन ईश्वरन ने जब वो लेडी वाली भूत वाली कहानी उसको सुनाई, उस महिला भूत की कहानी सुनने के बाद पूर्णिमा की रातों में भी वो अपनी खिड़की के बाहर पूरी तरह से नहीं देख पाता था, अक्सर बंद रखता था। वन नाइट, एक रात, महेंद्र वाज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय लो मोन क्लोज टू हिज विंडो। एक रात महेंद्र की नींद खिड़की के पास से आती हुई एक धीमी सी कराह से टूट गई। मोन क्लोज टू हिज विंडो, उसकी खिड़की के पास से कोई आवाज़ आ रही है। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू अ कैट प्रोलिंग अराउंड फॉर माइस। शुरू में तो उसने सोचा कि शायद कोई बिल्ली कोई चूहे वगैरह के पीछे भाग रही होगी, बट द साउंड वॉज टू गटरल फॉर अ कैट। लेकिन ये आवाज़ बिल्ली जैसी नहीं लग रही थी, उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक थी, कर्कश थी। He resisted the curiosity to look out
lest he should behold a sight which would stop his heart, but the wailing became louder and less feline. बाहर देखने की उत्सुकता को उसने दबा लिया और कहीं उससे कोई ऐसा दृश्य न दिख जाए जिससे उसकी जान निकल जाए। वो डर रहा था, यानी कि उसको डर लग रहा था, लेकिन कराने की आवाज़ और तेज होती गई और वो बिल्ली जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। अब वह खुद को रोक नहीं पाया। ही कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर, lowering himself to the level of the window still he looked out at the white sheet of moonlight outside. इस तरह से वह खुद को रोक नहीं पाया और खिड़की के पास झुककर बाहर चांदनी की सफेद चादर को देखा। There, not too far away, was a dark cloudy form clutching a bundle. Mahendra broke into a cold sweat and fell back on the pillow, panting. जब वो बाहर देखने लगा तो क्या देखता है कि ज़्यादा दूर नहीं, नज़दीक एक धुंधली सी आकृति एक गंठड़ी पकड़े हुए खड़ी थी। ये देख करके महेंद्र को पसीना आ गया और वह हाँफते हुए तकिए पर गिर पड़ा। Fell back on the pillow, panting. As he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself and finally concluded that it must have been some sort of auto-suggestion, some trick that his subconscious had played on him. जैसे जैसे धीरे धीरे वो उस डर से उबरने लगा और उसने खुद से तर्क करना शुरू किया। उसने खुद के साथ तर्क करना शुरू किया, खुद के साथ रीजनिंग करनी शुरू की। भी ऐसा कैसे हो सकता है कि भूत होते नहीं। बिगेन टू रीजन विद हिमसेल्फ एंड फाइनली कंक्लूडेड, और अंत में इस निर्णय पर पहुंचा कि मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, कि हो सकता है किसी प्रकार ये उसका स्वतः सुझाव रहा होगा या कोई दिमाग की ऐसी चाल जो अवचेतन मन में, हमारे 3 प्रकार के मन होते हैं या दिमाग होते हैं, जिसको आप बोलते हैं कि चेतन मन, अचेतन और अवचेतन। यानी जो हम करते हैं सब चेतन मन होता है। अवचेतन यानी कि जिसमें सपने आते हैं, जब हम अनकॉन्शियस होते हैं, वो आधा जागृत मन होता है, उसको अवचेतन। और अचेतन यानी कि जो सोया हुआ हिस्सा होता है। ये कहते हैं कि सबकॉन्शियस जो अवचेतन मन है उसकी कोई चाल रही होगी। बहुत सी बार हमारा मन ही कुछ कहानियाँ गढ़ लेता है या कुछ ऐसे सीन क्रिएट कर देता है हमारे साथ, खुद के साथ ही। जब हम कई बातों में अपने आप को इंटरेस्ट लेने लगते हैं तो उससे संबंधित चीज़ें हमारे साथ घटित होने लगती है। हमारा दिमाग ही इस तरह की कल्पनाएं करके हमारे सामने प्रस्तुत करने लगता है। ऐसा सोच करके ईश्वर ने सोचा कि ये शायद दिमाग का खेल है, ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा। By the time he got up in the morning, had a bath and come out to have his breakfast, the horror of the previous night had faded from his memory. कि सुबह उठकर नहा धोकर नाश्ता करके बाहर आने तक पिछली रात का खौफ उसके दिमाग से मिट चुका था, यानी कि जो डर था उसके दिमाग से निकल गया था। He had a bath and come out to have his breakfast. जब वो उठ करके स्नान करके आया तो उसका जो दिमाग में जो हॉरर था, द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट, वो उसके दिमाग से निकल चुका था। तभी क्या होता है, ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विद हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग। तब ईश्वरन उसको आकर के ग्रीट करता है, नमस्कार करता है। उसके पास उसका लंच पैकेट है और उसका बैग है। जस्ट एज महेंद्र वाज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्रीन एंड सेड, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट with a fetus in its arm. You were so angry with me for imagining things. ईश्वर कहता है कि सर, जैसे वो चलने को होता है तो मुस्कुराता और बोलता है कि सर याद है वो दिन जब मैं आपको गोद में भ्रूण लिए हुए एक महिला भूत के बारे में बता रहा था, तो आप मुझ पर इतना गुस्सा हो गए थे कि मैं सब कुछ कल्पना कर रहा हूँ, कि आपने मुझे डांटा था कि ये सब कल्पनाएं भूत होते नहीं। वेल, लेकिन यू सॉ हर योर सेल्फ लास्ट नाइट, लेकिन कल रात आपने खुद उसे देखा है। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग दैट वाज कमिंग फ्रॉम योर रूम, कि मैं आपके कमरे से कराने की आवाज़ सुन करके दौड़ता हुआ वहाँ आया था। मैंने देखा था जब आप देख रहे थे। ए चिल वेंट डाउन महेंद्रा's spine. He did not wait for Ishwaran to complete his sentence. He hurried away to his office and handed in his papers, resolving to leave द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे। महेंद्र की रीढ़ की हड्डी में सिरन दौड़ गई है। चिल वेंट डाउन महेंद्र स्पाइन, यानी कि पूरा शरीर एकदम से कांप गया ईश्वरन की ये बात सुन करके।
उसने ईश्वरन के वाक्य को पूरा होने का भी इंतजार नहीं किया, जल्दी से वहाँ से भागा। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस, ऑफिस में गया और जा करके उसने कागज़ सौंपे कि भाई मेरे को इस जगह से दूसरी जगह तबादला कर दो, मेरी बदली कर दो। और अगले ही दिन उस भूतिया जगह को छोड़ने का निश्चय उसने कर लिया, यानी कि उस जगह छोड़ने को एप्लीकेशन दे दी। दिस वाज आवर स्टोरी, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। अब इसके बाद आता है इसमें ग्लोसरी, पेज नंबर 18। इंथ्रेल शब्द यूज हुआ है जिसका मतलब होता है किसी के वश में होना या किसी के अधिकार में होने की अवस्था। द स्टेट ऑफ बीइंग इन समवन्स पावर, किसी और की पावर में होना। देन डिप्रेडेशंस, अटैक्स विच आर मेड टू डिस्ट्रॉय समथिंग। डिप्रेडेशंस का मतलब होता है किसी चीज़ को नष्ट करने के उद्देश्य से किया गया हमला। देन गटरल साउंड होती है कंठ ध्वनि, साउंड प्रोड्यूस्ड इन द थ्रोट, हार्श साउंड्स, जो गले से कर्कश ध्वनि उत्पन्न होती है उसको गटरल साउंड बोलते हैं, जैसे चीख होगी। देन फेलाइन, लास्ट वर्ड इज फेलाइन। फेलाइन का मतलब होता है रिलेटिंग टू कैट, रिलेटिंग टू कैट्स और अदर मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली, की बिल्ली या बिल्ली के परिवार से कोई भी सदस्यों की बात हम करते हैं, जैसे टाइगर है, लॉयन है, ऑल दीज बिलोंग्स टू कैट्स फैमिली, ये सभी बिल्ली परिवार के सदस्य ही होते हैं। देन थिंक अबाउट इट, देन आपकी टेक्सचुअल एक्सरसाइज है। इन वट वे इज ईश्वरन एन एसेट टू महेंद्रा, किस प्रकार ईश्वरन महेंद्र के लिए एक संपत्ति है, यानी कि वो हमेशा उसके साथ रहता है। चैप्टर की बिल्कुल शुरुआत में आया है कि ईश्वरन इज एन एसेट टू महेंद्रा, वो किस प्रकार से उसका एसेट है, किस प्रकार उसकी संपत्ति है। सेकंड क्वेश्चन इज हाउ डज ईश्वरन डिस्क्राइब द अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, व्हाट इफेक्ट डज ही वांट टू क्रिएट इन हिज लिसनर्स। ईश्वरन राजमार्ग पर उखड़े पेड़ का वर्णन कैसे करता है, वह अपने श्रोताओं पर क्या प्रभाव डालना चाहता है। जो पेड़ की कहानी इसमें बताइए कि अगर साधारण पेड़ भी गिरा हो रास्ते में तो ईश्वरन किस प्रकार बताता है। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ डज ही नरेट द स्टोरी ऑफ द टस्कर, डज इट अपीयर टू बी प्लॉजिबल। टस्कर का मतलब यहाँ एलिफेंट से, हाथी से, कि वह हाथी की कहानी किस प्रकार सुनाता है और क्या ये विश्वसनीय प्रतीत होती है, क्या यकीन किया जा सकता है, प्लॉजिबल, क्या इसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। देन फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाई डज द ऑथर से दैट ईश्वरन सीम्ड टू मोर देन मेक अप फॉर द एब्सेंस ऑफ अ टीवी इन महेंद्राज लिविंग क्वार्टर्स। लेखक ऐसा क्यों कहता है कि महेंद्र के रहने के कमरे में टीवी न होने की कमी को ईश्वरन ने बखूबी पूरा कर दिया, यानी कि रिप्लेस द टीवी इन प्लेस ऑफ टीवी। ईश्वरन इज अनफ टू नरेट द स्टोरीज एंड टू शो समथिंग न्यू। देन फिफ्थ वन इज महेंद्रा कॉल्स घोस्ट्स और स्पिरिट्स a figment of the imagination, what happens to him on a full moon night। महेंद्र भूतों या आत्माओं को कल्पना की उपज मानता है, पूर्णिमा की रात उसके साथ क्या होता है ये आपको बताना है। जो इंसिडेंट लास्ट वाला है कि वो तो कहता है कि ये भूत प्रेत सब कल्पनाएं होती है और मन के खेल होते हैं, लेकिन उसके साथ क्या घटना घटती है पूर्णिमा को वो बताना है। देन सिक्स्थ वन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ सम अदर एंडिंग ऑफ फॉर द स्टोरी, कि क्या आप इस कहानी के लिए कोई और अंत सोच सकते हैं, यानी कि कहानी की एंडिंग जो है वो सबको आपको अपनी तरफ से अलग करनी है। जो इसमें एंडिंग हुई है कि वो डर जाता है और जा कर के अपनी तबादले की सिफारिश करता है, अपनी बदली के लिए आवेदन कर देता है। हमने ये एंड के अलावा एक दूसरा एंड सोचना है कि और क्या हुआ हो सकता है, अगर उसकी जगह आप होते तो क्या किया होता, आप ऐसा मान सकते हैं। तो ये प्रश्न उत्तर आप रफ नोटबुक में जरूर करके लाएंगे, इनको करना ही करना है टेक्स्ट के अंदर से। Then talk about it. Is Ishwaran a fascinating storyteller? Discuss with your friends the qualities of a good storyteller. Try to use these qualities and tell a story. क्या ईश्वरन एक बेहतरीन कहानीकार है? अपने दोस्तों के साथ एक अच्छे कहानीकार के गुणों पर चर्चा करें, क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड स्टोरी टेलर। और उसके बाद इन गुणों का, जिन गुणों की आपने चर्चा की दोस्तों से, यूज़ करके, इनका उपयोग करके कहानी सुनाने का प्रयास करें। तो सभी बच्चे एक छोटी छोटी कहानी ज़रूर करके लाएंगे और आगे जो भी खाली पीरियड होगा इसके बाद वाले पीरियड में उसमें हम सबसे सुनेंगे। देन सजेस्टेड रीडिंग में ये आपको कहता है कि ये कहानियाँ आप पढ़ सकते हैं। द स्टोरी टेलर बाय साकी
H.H. मुनरो की जो है ये कहानी आप पढ़ सकते हैं। देन घोस्ट स्टोरीज एडिटेड बाय रस्किन बॉन्ड, द कैंटरविले घोस्ट बाय ऑस्कार वाइल्ड, प्रेट इन द हाउस बाय रस्किन बॉन्ड। इनमें से अगर आपको ये मिलती है तो अपनी लाइब्रेरी में से बुक्स लेकर के आप इनको पढ़ें। तो योर ईश्वरन द स्टोरी टेलर यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके टेक्सचुअल एक्सरसाइज हमने कर लिए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। फिर भी अगर समझ नहीं आई है तो घर जा कर के आप इसको दोबारा से प्ले कर लेंगे, इसको अच्छे से देख लेंगे और समझ लेंगे। फिर भी अगर कोई चीज़ छूट जाती है, आपको समझ नहीं आती है, तो आप आकर के फिर दोबारा मेरे से पूछ सकते हैं। और अदर जो व्यूअर्स हैं वो अपना कमेंट में डाल सकते हैं उस चीज़ को दोबारा से एक्सप्लेन करने के लिए जो चीज़ समझ नहीं आई। तो इसके बाद वही हमारा पैटर्न, इसके हमारे चैनल के जो पोस्ट सेक्शन है उसके अंदर आपको इसके टेक्सचुअल एक्सरसाइज मिल जाएगी। वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, देन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड द समरी ऑफ द स्टोरी। तो एनफ फॉर द डे, दिस स्टोरी इज completed. Thanks a lot.